तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था ऑथेंटिकेशन में, एक साइन अप व्यू करके और अपडेट और डिलीट का कोड देखा था लास्ट टाइम में, है ना। तो अभी हमारा यूजर तो क्रिएट हो रहा है, हमने कल देखा था। उसे क्या लेना है, यूजर नेम पासवर्ड ले लेना है। और सबमिट, जैसे ही आप वो साइन अप वाला फॉर्म सबमिट करोगे वैसे ही अगर आपका पासवर्ड सब सही है और यूजर नेम भी, तो फिर वो यूजर क्रिएट करके आपको देगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, अगर आपकी सर्विसेज को यूज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा, तभी जाके वो आप चाहते हो कि ये सर्विसेज जो मतलब ऐड करना है या एम्प्लॉय को देखना है, अपडेट डिलीट करना है, तो ये सारी चीजें कब कर पाए, वो लॉग इन करने के बाद में, ठीक है। तो अकाउंट तो क्रिएट करना हमने कल देखा था, कैसे क्रिएट करना है, यूजर नेम पासवर्ड दे देना है, यहाँ पे साइन अप करेंगे तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमने कल भी करके देखा था, ठीक है। अभी लॉग इन कैसे करना है, तो उसके लिए अलग से हम लोग को क्या करना है, एक नया फॉर्म क्रिएट करना है, लॉग इन के लिए एक अलग से फॉर्म क्रिएट करना है। और फॉर्म नया है, व्यू भी एक अलग से लॉगिन के लिए और लॉग आउट के लिए भी पांच कोड देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी एक व्यू लिखेंगे जिसका नाम होगा लॉग इन व्यू। क्या उसमें सारा हमारा लॉगिन वाला कोड जाएगा, है ना। रिक्वेस्ट, तो अभी सिंपल सा एक टेम्पलेट रेंडर करके देखते हैं, जैसे हमारा फॉर्मेट है ना। पहले टेम्पलेट बनाएंगे उसको रेंडर करके देखेंगे यूआरएस बना के बाद में कोड लिखेंगे उसके अंदर, बाद में उसके फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो टेम्पलेट नेम क्या रहेगा उसका, उसके लिए टेम्पलेट बनाना पड़ेगा लॉगिन के लिए, अभी साइन अप के लिए जैसे बनाया हमने, लॉगिन के लिए भी एक नया टेम्पलेट, नया एचटीएमएल फाइल बनाएंगे ऑथ ऐप के अंदर। यहाँ पे टेम्पलेट्स में ऑथ ऐप सब डायरेक्टरी, एम्प्लॉय ऐप में नहीं बनाना है, ऑथ ऐप में, क्योंकि ये किसका व्यू है, ऑथ ऐप का। यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू एचटीएमएल फाइल, उसका नाम भी सिंपल से रखते लॉगिन डॉट एचटीएमएल, लिख दिया। अभी यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, इनहेरिटेंस, या फिर पहले तो सिंपल सा रेंडर करके देखते हैं कि रेंडर हो रहा है क्या, उसके बाद में वो सारा कोड इनहेरिट करेंगे हम लोग, बेस वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हैं हम लोग, कैसे देंगे, पाथ अंडरस्कोर ऐप स्लैश लॉग इन डॉट एच टी एम एल दे दिए। कॉन्टेक्स्ट में अभी कुछ नहीं है डेटा, तो एम डी रखते कॉन्टेक्स्ट, रिटर्न रेंडर, वो टेम्पलेट रेंडर करेंगे, हो गया। अब उसके लिए यूआरएल बना लेते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा व्यू क्रिएट किया है, उसको एक टेम्पलेट बनाया, उसके लिए लॉगिन डॉट एचटीएमएल वो रेंडर करके देखेंगे, ज्यादा कुछ कोड उसमें नहीं लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐप बेस यूआरएस कल हमने जो बनाए थे उसमें साइन अप के लिए जैसे कोड लिखा था, अभी लॉगिन के लिए भी हमें एक नया पाथ क्रिएट कर लेना है, लॉगिन स्लैश और लॉगिन व्यू को से मैप करेंगे और उसका भी एक नाम देंगे, सिंपल सा रखते हैं लॉगिन, ठीक है। फिर अभी प्रोजेक्ट बेस में करने की जरूरत है, प्रोजेक्ट बेस में कल हमने क्या किया था उसको इंक्लूड कर लिया था, तो अभी फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल से टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है, उसके लिए व्यू और यूआरएस भी बना लिए हैं, तो चेक करते हैं वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। सर्वर में ना स्टार्ट करके रखा है, ठीक है ऑलरेडी। तो यहाँ पे यूआरएस देंगे और स्लैश लॉग इन स्लैश, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ आप देख सकते हो कोई एरर नहीं है, सही से रेंडर हो रहा है, आपका जो भी टेम्पलेट है वो सही से रेंडर हो। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इनहेरिटेंस यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इनहेरिट कर लेंगे, सारा जो कोड है ना बेस में सारा इनहेरिट करेंगे और वहाँ पे एक लॉगिन के लिए फॉर्म बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे फॉर्म, आज तक जैसे कि क्या कर रहे थे हम लोग, फॉर्म क्रिएट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे कहीं से, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट में से उसको भेजेंगे और फिर डिस्प्ले करेंगे। पर आज हम कौन सा फॉर्म बनाने वाले, सिंपल एचटीएमएल वाला फॉर्म बनाएंगे, जैसे हमने एचटीएमएल के टाइम पे सीखा था। एचटीएमएल टाइम पे हमने क्या सीखा था, लेबल्स और इनपुट का यूज करके वो फॉर्म बनाएंगे ना हम लोग, इनपुट का या फिर टेक्स्ट या सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके, है ना। तो सेम आज हम लोग वो वाला फॉर्म यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सारा कोड हमारा एचटीएमएल में लिखना है, क्लियर है क्या, जैसे हमने एचटीएमएल के टाइम पे लिखा था वैसे फॉर्म कहाँ पे बनाएंगे, इस फाइल के अंदर। तो पहले हम लोग इनहेरिट करेंगे बेस का सारा कोड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, कैसे लिखते हैं, एक्सटेंड्स और बेस का यूआरएल, मतलब बेस का जो पाथ होगा वो पाथ दे देना है, तो बेस को एक्सटेंड कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लॉक ओवरराइड करने हैं, कौन से ब्लॉक है हमारे, ब्लॉक टाइटल, टाइटल लिखने के लिए उसको ओवरराइड करेंगे, और दूसरा ब्लॉक कौन सा है हमारा, कंटेंट करके, ठीक है। उसमें जाएगा हमारा कंटेंट, तो पहले टाइटल लिख देते हैं, उसका टाइटल क्या होगा, लॉगिन पेज या लॉगिन, है ना, सिंपल सा। और कंटेंट में हम लोग को क्या करना है, उसके लिए एक फॉर्म
बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, खुद से फॉर्म का पूरा कोड लिखना है हमें, यूजर से क्या लेना है, यूजर नेम और पासवर्ड। और अगर वैसा क्रेडेंशियल वाला अगर यूजर हमारे पास होगा तो फिर उसको अलाउ करना है, उसको लॉग इन करना है, अदरवाइज लॉग इन करना नहीं, उसको एक्सेस देना है कि हमारे वेबसाइट का नहीं देना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्म कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं। पहले एक सिंपल सा मैं एचटीएमएल टाइप लिखता हूँ, उसका एक हेडिंग लिखते हैं हम लोग कि भाई ये क्या है। हाँ, फिर फॉर्म क्रिएट करें, फॉर्म कैसे बनाएंगे हम लोग, फॉर्म टैग। अभी उसका भी मेथड क्या रखेंगे, सिक्योरिटी के लिए पोस्ट ही रखेंगे। फिर सी एस आर एफ, वो कुछ चेंज नहीं होने वाला उसमें, वे सारी चीजें आपको देनी ही देनी। पर यहाँ पे हम लोग क्या करते, फॉर्म का ऑब्जेक्ट लिखते थे, पर यहाँ पे हम लोग को अभी खुद से ही कोड लेना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे लेबल, इसमें लिखता हूँ मैं यूजर नेम, यूजर से यूजर नेम लेना है पहले, ठीक है। और फिर उसके लिए इनपुट भी लेना है। लेबल तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग को क्या इनपुट लेना है, और इनपुट से एक्चुअल में इनपुट हम लोग लेंगे। तो इनपुट में क्या क्या चीजें देनी पड़ती है कि टाइप, कौन से टाइप का इनपुट है, वो कौन से टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का। और उसका नेम, मतलब आप किस टाइप का या फिर कौन सी चीज के लिए इनपुट ले रहे हो, तो यूजर नेम के लिए तो यहाँ पे नेम भी वैसे ही देना है आपको, यूजर नेम, ठीक है। अगर बाकी कुछ होगा, स्टाइलिंग वगैरह कुछ प्रोवाइड करना है, प्लेस होल्डर्स रखने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, आईडी वगैरह कुछ प्रोवाइड करना है तो। अभी मैं उसको सिंपल ही रखता हूँ। फिर से पासवर्ड के लिए भी एक और हम लोग फील्ड ले लेंगे। उसके लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेबल रखेंगे, और फिर तो अभी पासवर्ड में मैं क्या करूँ, टाइप उसका पासवर्ड दे दे रहा हूँ, ताकि हमारा पासवर्ड किसी को ना दिखे, है ना। जब आप टाइप करोगे तो आपको उसकी जगह पे बुलेट्स दिखेंगे, आपको डॉट डॉट करके दिखेगा, पासवर्ड नहीं दिखेगा। ब्राउजर के ऊपर है, आपको क्या दिखेगा उसमें, ठीक है। और उसका नेम क्या रखेंगे, पासवर्ड। तो बन गया आपका फॉर्म। तो अभी फॉर्म में इनपुट टैग तो लिख लिया हमने। अभी फॉर्म को सबमिट करने के लिए क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, सबमिट बटन। उसका टाइप लगे तो आप सबमिट रख सकते हो, नहीं भी रखा तो भी उसका टाइप बाय डिफॉल्ट वैसे भी सबमिट ही होता है। ये बन गया आपका फॉर्म। तो ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया, उसमें किसी को डाउट है तो पूछे मुझे। ये हमने एचटीएमएल के टाइम पे अदरवाइज सीखा था, पर फिर भी उसमें से अगर कुछ डाउट होगा तो पूछे मुझे कि कैसे क्रिएट करना है फॉर्म को। तो इनपुट टैग क्या करता है, इनपुट टैग क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट टैग का यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या इनपुट ले रहे हैं हम यूजर से, यूज का यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, क्रेडेंशियल्स। जब भी यूजर क्रिएट किया होगा तो उसके कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे ना, यूजर नेम पासवर्ड होगा, साइन अप के टाइम पे हमने जो दिया होगा वही यहाँ पे देना है। तो वो अगर मैच होता है ना हमारे डेटाबेस के यूजर नेम और पासवर्ड से, तभी हम उसको एक्सेस देने वाले हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। एक बार इसको फिर से रिलोड करता हूँ। अब देखिए टाइटल दिख रहा है, नेविगेशन बार वगैरह सब दिख रहा है, और आपका फॉर्म भी रेडी, ठीक है। थोड़ा उसको स्टाइलिंग अगर करना है तो आप क्या कर सकते हो, फिर से बूटस्ट्रैप की तरफ जाना है। फिर आपको बूटस्ट्रैप के जो क्लासेस हैं ना, वो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है। इसको भी मैं क्लास, अभी ये क्लास कहाँ से आया, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। तो आप उसमें बूटस्ट्रैप में सर्च कीजिए, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आपको अगर सर्च कैसे करना है। तो उसमें अगर फॉर्म्स को अगर आपको स्टाइल करना है ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए, फॉर्म सर्च कीजिए या फिर इनपुट करके सर्च कीजिए, ठीक है। तो फॉर्म करके सर्च करते हो आप तो ये वाला पूरा सेक्शन ही आ जाएगा आपको अलग अलग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्म कंट्रोल करके, यहाँ पे जाता हूँ मैं। तो फॉर्म कंट्रोल क्या करता है आपके लिए, गिव टेक्सचुअल फॉर्म कंट्रोल लाइक इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया एंड अपग्रेड विद कस्टम स्टाइलिंग, साइजिंग, फोकस स्टेट एंड मोर। तो आपके लिए क्या करता है, कस्टम स्टाइल प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन से इसके साथ आप यूज कर सकते हो, इनपुट्स के साथ या टेक्स्ट एरियाज के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। वैसे तो आप सिलेक्ट ऑप्शन के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि आपको ऐसा आपको कुछ दिखाई देगा वो, अगर आप उसको फॉर्म कंट्रोल लगाओगे ना तो आपको ऐसा कुछ इनपुट दिखाई देगा। तो चेक करते हैं हमने भी क्या किया, अभी इसको फॉर्म कंट्रोल दोनों भी इनपुट्स को क्या लगाया है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल नाम का क्लास। लोड करूंगा मैं तो आप देख सकते हो वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। बटन को कौन से क्लासेस लगाने हैं पता है आपको, उसको सर्च करेंगे बटन, या फिर आप उसमें अगर आपके लर्न हो गए होंगे एक दो बार करके तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अलग समझ लीजिए इसमें से कोई क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा वाला बटन चाहिए मुझे, फिर तीसरा वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, है ना।
तो फिर से यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हो पैटर्न को भी क्लास प्रोवाइड हो गया। अब ये पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक कंटेनर के अंदर ये सारा कोड जैसे हमने कल परसों भी रखा था, क्या करेंगे, इसको div को क्लास अप्लाई करेंगे कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर हमारा सारा कोड रख देंगे, तो थोड़ा पूरे स्क्रीन पर ना दिखते हुए कोई 90% पार्ट तक दिखेगा, है ना, और बीच में दिखेगा सही से, तो देख सकते हो, थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। ये उसको लग कर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको मार्जिन भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको MB-2, इसका मतलब होता है मार्जिन बॉटम। इसका क्या मतलब होता है, MB का मार्जिन बॉटम। वो आप सर्च कीजिए, वहां पे आपको इसमें मिल जाएंगे मार्जिन के लिए जो क्लासेस है। ठीक है, ठीक है, सर्च किया था क्या मार्जिन करके, तो आपको उसके लिए रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एम एम फॉर क्या होता है, मार्जिन। तो आपको कुछ एग्जांपल भी वो दिखाई देगा शायद इसमें, अगर नहीं होंगे तो ठीक है मिल जाएंगे। अभी आप सर्च कीजिए, जैसे ये P2 P3 वगैरह, ये किसके लिए, पैडिंग के लिए है। ठीक है, मार्जिन के लिए आपको उसके लिए भी क्लासेस मिल जाएंगे। उसके लिए भी M1 से लेकर M6 तक क्लासेस होते हैं, और पैडिंग के लिए P1 से लेकर P6 तक क्लास होते हैं। तो MB का मतलब क्या होता है, बॉटम में। मार्जिन कहाँ पे प्रोवाइड करना है, बॉटम। तो एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे थोड़ा नीचे उसके बॉटम साइड में एक स्पेस जनरेट हुआ है, थोड़ा दिखेगा आपको। लॉगिन बटन अभी उससे लगकर नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे दिख रहा है। बहुत ज्यादा अगर मार्जिन प्रोवाइड करना है तो आप 2 की जगह पे यहाँ पे 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, है ना। ठीक है, तो अभी थोड़ा अच्छे से दिख रहा है हमारा लॉगिन फॉर्म। पर ये वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं वर्क करेगा, यहाँ पे मैं कुछ एंटर भी करूंगा ना तो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हमने उसको हैंडल किया है क्या, पोस्ट रिक्वेस्ट को, कि फॉर्म सबमिट होने के बाद में करना क्या है वो उसको तो बताया नहीं। सिर्फ किसके लिए कोड रखा है कि भाई फॉर्म कैसे दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, टेम्पलेट बनाया, उसमें इनहेरिटेंस को यूज किया, यहाँ पे फाइल को, सॉरी जो बेस फाइल उसको एक्सटेंड कर लिया, टाइटल लिख दिया, और यहाँ पे फॉर्म अच्छे से दिखाया, उसको स्टाइल किया। तो वर्क कैसे करेगा, अपने आप करेगा क्या वो, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिर्फ वो गेट को हैंडल कर रहा है, वहां पे फॉर्म दिखा रहा है। आपको क्या करना है, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड लिया है वो कहाँ पे चेक करना है, वो डेटाबेस में मैच हो रहा है कि किसी यूजर से। अगर हो रहा है तो फिर आप इन सभी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। क्लियर है। तो चेक करने के लिए सारा कोड कहाँ पे लिखेंगे, फिर से जाएंगे हमारे व्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा कोड लिखना है कि भाई अगर क्या है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड कौन सा है, अगर वो पोस्ट है। तो पोस्ट कब होता है, जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तभी। तो अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट का मेथड अगर पोस्ट है, तो फिर हमें क्या चेक करना है, हमारा डेटा किस में आएगा, वो एक बार दिखाओ तो, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट नाम की डिस्ट्रीब्यूट हमने पहले भी देखा था। ठीक है, अब भी अगर हमारा फॉर्म अलग भी है, किसी अलग टाइप का भी है, तो कोई इश्यू नहीं है। हमारा डेटा किस में आने वाला है, हमारा डेटा ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट नाम की डिक्शनरी के अंदर ही आएगा, है ना। तो हम लोग जो यहाँ पे डेटा फिल करें वो किस में आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में। एक बार करके देखते हैं, सर्वर चेक कर लेते हैं, सर्वर रनिंग है। अभी यहाँ पे कुछ गेट रिक्वेस्ट करके उसको, हाँ कुछ डेटा भेजता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, रैंडम सा भेजते, कोई यूजर नहीं है उसका, बस रैंडम से सैम सैम करके डेटा भेजा। लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या, डिक्शनरी, इससे सारे टोकन दिख रहा है, यूजर नेम दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है ना। तो डेटा तो आ गया। अभी मुझे चेक क्या करना है कि भाई ये जो यूजर नेम पासवर्ड है, वैसा कोई यूजर डेटाबेस में है या नहीं है। ठीक है, डेटाबेस एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। उसमें कल हमने एक यूजर बनाया था, आपको अगर याद होगा तो, है ना, कल साइन अप के टाइम पे हमने एक यूजर क्रिएट किया था। उसका वो पासवर्ड क्या रखा था हमने, @1 वाला, है ना। यहाँ पे देखिए, कहाँ पे देखना है, यूजर ऑथ अंडरस्कोर यूजर, या आपका यूजर का मॉडल या फिर टेबल होगा, उसको ओपन करेंगे। डेटा में देखते हैं पासवर्ड कैसा होगा, इनक्रिप्ट किया होगा, वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, आप इसको देखिए, कौन सा यूजर, यूजर 1। ठीक है, तो हमें वो अगर क्रेडेंशियल देंगे तो वो मैच होके आपको यूजर मिलेगा, उसके अलावा कुछ देंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें वो चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, फिर उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो कोड देखते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो डेटा किस में आया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में। अब हम लोग को चेक करना है, तो उसके लिए जैंगो ने हम लोग को एक मेथड प्रोवाइड करके दिया है, जिसका नाम है ऑथेंटिकेट। ठीक है, ये कहाँ से इंपोर्ट करना है, मैं एक बार फिर से इंपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। फ्रॉम जैंगो डॉट कॉन्ट्रैक्ट, कल हमने जो एप्लीकेशन देखा था कि नहीं, जैंगो डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऑथ,
सारी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें किसके अंदर है, इसी एप्लीकेशन के अंदर है, Django डॉट कंट्रीब्यूटर ऑथ के। तो उसमें से हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, ऑथेंटिकेट। अब ये जो फंक्शन है ये आपके लिए क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड सही है क्या, और अगर सही है तो आपको यूजर रिटर्न करेगा, और नहीं है तो नन रिटर्न करेगा। कैसे वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है उसको, सर इज इक्वल टू ऑथेंटिकेट लिखेंगे। पहले यूजर नेम देना पड़ेगा फिर पासवर्ड देना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं, पहले यूजर नेम देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्यों लिख रहा हूं मैं अभी, ये थोड़ा समझने के लिए, पहले यूजर नेम। तो अभी यूजर नेम किसके अंदर है, सारा डेटा किसमें है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में। तो वही चीज मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पर, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूजर नेम है क्या, नहीं उसके अंदर यूजर नेम है। तो उसको पहले फेच करेंगे इसमें से गेट मेथड से। आपको पता है गेट मेथड डिक्शनरी में हमने सीखा था की का वैल्यू फेच करने के लिए। तो इसके अंदर का कौन सा की चाहिए हमें, यूजर नेम नाम का। ठीक है, पासवर्ड देंगे फिर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, उस डिक्शनरी से हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड जो हमें फॉर्म से आया है वो फेच करके दे। तो ये ऑथेंटिकेट को देना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेट आपको क्या रिटर्न करेगा, यूजर रिटर्न करेगा, अगर मिलेगा तो। ठीक है, अगर होगा तो मैं आपको एक बारी वो भी प्रिंट करके दिखाता हूँ कि अगर ऐसा भी यूजर है या नहीं है, तो ये यूजर में क्या आ रहा है वो प्रिंट करके दिखाता हूँ। पर ये हमने कैसे फेच किया, ये सभी को समझ में आया क्या, नहीं आया होगा तो पूछिए। यस, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से जो क्वेरी लिखा है उसमें गेट नाम का बटन लगा के टेक्स्ट सर्च कर दिया कीवर्ड से। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से किसी को डाउट है कि ये कैसे किए हम लोग, तो ये ऑथेंटिकेट नाम का फंक्शन है, उसको दो चीजें चाहिए, क्या क्या, यूजर नेम और पास। तो हमने उसको कहाँ से दिया यूजर नेम, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में जो डेटा आया है ना, हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको प्रिंट करके दिखा था, ये देखिए। और दिखाता हूँ मैं आपको ऐसा। तो इस डिक्शनरी में क्या क्या है, यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है। तो पहले यूजर नेम का वैल्यू फेच किया, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए। तो डिक्शनरी में से पहले यूजर नेम का वैल्यू फेच किया, तो वो क्या मिलेगा, सैम। तो यूजर नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैम। फिर पासवर्ड का वैल्यू फेच किया, वो क्या बनेगा, पासवर्ड का वैल्यू वो भी सेम, तो वो उसको पास हो जाएगा, जो भी हमने दिया होगा यूजर नेम पासवर्ड वो उसको पास हो जाएगा। और फिर ये ऑथेंटिकेट क्या चेक करेगा, ये यहाँ पे डेटाबेस में आएगा और यहाँ पे चेक करेगा ये पासवर्ड यूजर नेम मैचिंग है क्या। और अगर मैचिंग है, ठीक है, तो फिर वो आपको क्या रिटर्न करेगा, यूजर रिटर्न करेगा। पर अगर मैचिंग नहीं है तो फिर वो आपको क्या रिटर्न करेगा, नन। तो अब चेक करते हैं, अब हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्म को फिल करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सैम सैम फिर से दे रहा हूँ, पर ऐसा सैम नाम का कोई यूजर है क्या हमारे पास, यहाँ पे देखिए कोई यूजर है क्या वैसा, सिर्फ एक ही यूजर है। तो ऐसा मिलेगा क्या उसको यूजर, नहीं मिलेगा। तो ऑथेंटिकेट आपको क्या रिटर्न करेगा, यूजर रिटर्न करेगा क्या, क्योंकि वैसा यूजर तो है ही नहीं, तो कहाँ से रिटर्न करेगा, तो उसको क्या रिटर्न करेगा वो, नन। क्या रिटर्न करेगा, तो चेक करते हैं अभी देखिए। मैं पासवर्ड और यूजर नेम दे दिया, लॉगिन करते हैं। तो अब क्या प्रिंट हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑथेंटिकेट आपको क्या रिटर्न कर रहा है, तो ऑथेंटिकेट आपको क्या रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये जो क्रेडेंशियल है ना, सैम सैम, ऐसा कोई यूजर है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो ऑथेंटिकेट को कैसे मिलेगा, तो उसको क्या रिटर्न करेगा, नन। तो ये सभी को समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे वर्क हो रहा है। तो कोड एक बार फिर से देखिए। हमने क्या किया, अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है तो सारा डेटा किस में आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट नाम के डिक्शनरी में। उसमें से ये पासवर्ड और यूजर नेम फेच करके किसको दिया, ऑथेंटिकेट। तो ऑथेंटिकेट ये चेक करेगा कि भाई ये यूजर नेम और पासवर्ड जो हमें मिला है वो सही है क्या। अगर है तो यूजर रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो नन रिटर्न करेगा। जैसे कि अभी नन रिटर्न कर रहा है, क्यों कर रहा है नन रिटर्न, क्योंकि ऐसा कोई यूजर है ही नहीं, सैम नाम का कोई यूजर है ही नहीं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट है तो पूछिए, या समझ में आ रहा है ये कैसे हम लोग यूजर को फेच कर रहे हैं। तो इस ऑथेंटिकेट मेरी वो अलग है, ऑथेंटिकेट का यूज करेंगे। ओके, दूसरा लाइब्रेरी इसमें तो नहीं यूज करते उसका, इज ऑथेंटिकेट। सर एक मिनट लॉगिन डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है। लॉगिन डॉट एच टी एम एल, यस। उसमें हमने क्या किया है, सिंपल एचटीएमएल का फॉर्म क्रिएट किया है। ठीक है? अभी यहाँ पे जो नेम है इनपुट में वही वहां पे गेट में लिखना है ना। हाँ यस, सेम ये जो नेम हमने लिखा है वही वो डिक्शनरी में आपको मिलेगा। वही नेम कहाँ पे पास होगा, रिक्वेस्ट डॉट उसमें यहाँ पे दिखे,
ये जो यूजर नेम पासवर्ड है कहाँ से मिला है उसको, वो जो लॉगिन में जो नेम एट्रीब्यूट लिखा है ना उसी से उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो कीज है वो क्या है, ये यहाँ के जो नेम है वो, ये उसी से उसको पता है। अगर हमें ये नहीं देते तो यहाँ पे आपको कुछ मिलता ही नहीं, तो अगर मिलता नहीं तो फिर आप डेटा कैसे फेच करते हैं, है ना? तो आपको हर बार किसी भी इनपुट को नेम देना है, ठीक है? उसी से उसको पता चलेगा कि कौन सा टाइप का या कौन सा आप इनपुट ले रहे हो यूजर से। तो यहाँ से क्या ले रहे हैं हम लोग, यूजर नेम, और यहाँ से क्या ले रहे हैं हम लोग, पासवर्ड। क्लियर है? यस। यहाँ पे UNPW लिखा होता तो यहाँ पे भी वैसे ही आता UN और PW, हमें वैसे फिर उसके हिसाब से फिर कोड लिखना पड़ता है ना? क्लियर है ये नेम कैसे वर्क हो रहा है तो? हाँ यस। और किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अभी गलत क्रेडेंशियल देंगे तो क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। पर अगर सही क्रेडेंशियल देंगे जो कल हमने दिए थे ना, वैसे ही पूरा user1 नाम का यूजर रखेंगे, और पासवर्ड हमने कल क्या दिया था वो @1 वाला, तो वही पासवर्ड मैं अभी देता हूँ आज, @1 ये वाला। ठीक है, तो लॉग इन कर रहे हैं तो अब ऐसा यूजर है तो मैच होगा, यूजर ऑथेंटिकेट को यूजर मिलेगा, तो अब वो नन नहीं रिटर्न करेगा। तो अब वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है चेक कीजिए। अगर हमने यूजर नेम क्या दिया, user1, पासवर्ड क्या दिया @1 @1 में से 4 बार, तो आपको यूजर मिल रहा है ना वैसा, तो अब नन क्यों रिटर्न करेगा, अब वो क्या रिटर्न करेगा, यूजर ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि ये अभी ऑथेंटिकेट कैसे वर्क हो रहा है? अगर क्रेडेंशियल मैच होंगे यूजर से तो यूजर रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होंगे तो क्या रिटर्न करेगा वो, नन रिटर्न करेगा। क्लियर है? तो अगर यूजर के क्रेडेंशियल मैच हो रहे तो हम लोग को उसको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो अगर नहीं हो रहे तो लॉग इन नहीं करना है। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को क्या करना है, कोड लिखना है कि भाई अगर यूजर होगा, यहाँ पे चेक करेंगे कि यूजर होगा तो क्या करना है, नहीं होगा तो क्या करना है। तो अगर यूजर होगा यहाँ पे, अगर ये वैल्यू ट्रू ही होगी, नन नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रू बन जाएगा, यूजर ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रू। नन क्या होता है, फॉल्स ही होता है, मतलब फॉल्स होता है। पर ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ट्रू होता है। तो अगर ये ट्रू है तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें उसको क्या करना है, लॉग इन करना है। पर अगर नहीं है तो फिर लॉग इन नहीं करना। तो इसलिए कंडीशन रखा कि इफ यूजर, तो यूजर है क्या, तो अगर यूजर होगा तो क्या करना है, तो उसको लॉग इन। ठीक है, तो लॉग इन कैसे करेंगे उसके लिए भी इसी में से django.contrib.auth में से एक लॉगिन नाम का फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है। कौन से नाम का, लॉगिन नाम का। कहाँ से करना है, सेम django.contrib.auth में से। और इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, अगर यूजर होगा तो क्या करना है, लॉगिन। उसमें क्या क्या पास करेंगे, पहले पास करेंगे रिक्वेस्ट, और दूसरा का यूजर। क्या क्या पास करेंगे, पहले इनकमिंग रिक्वेस्ट जो है वो पास करेंगे, और दूसरा पास करेंगे आपका जो यूजर है वो। हो गया आपका लॉगिन। और जैसे ही लॉगिन होगा आपको रिडायरेक्ट करना है यहाँ पे रिटर्न, मतलब आपका जो लैंडिंग पेज होगा ना वेबसाइट का, वहां पे उसको लेके जाना कि भाई अगर जैसे ही वो क्या होता है, लॉग इन करता है तो किसी पेज पे लेके जाएंगे उसको। तो कहाँ पे लेके जाएंगे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले पे उसको लेके जा रहा हूँ। तो डिस्प्ले की जो URL हमने लिखे थे ना, ये वाले, उस पे मैं उसको राउट करूंगा कि भाई जैसे ही लॉगिन होता है वैसे कहाँ पे लेके जाएगा आपको, डिस्प्ले EMP पे। रिडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से एक बार उसको रिविजिट करते हैं। क्या है कि रिक्वेस्ट का मेथड अगर पोस्ट होगा, मैं अपने फॉर्म सबमिट कर लिया क्रेडेंशियल डाल के, तो क्या करेगा, आपके क्रेडेंशियल वो ऑथेंटिकेट को देगा। ऑथेंटिकेट उसको चेक करेगा कि भाई सब सही है क्या। तो अगर सही है, यूजर मिल रहा है, अगर यूजर मिल रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, और कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे उसको, डिस्प्ले EMP पे। ठीक है, तो चेक करते हैं अभी क्या हो रहा है। तो अब मैं गलत यहाँ पे क्या करो, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे गलत यूआरएल, सॉरी यूआरएल नहीं, क्रेडेंशियल्स गलत देता हूँ, ऐसा कोई यूजर है ही नहीं। तो यूजर मिलेगा नहीं, लॉगिन होगा क्या, नहीं। चेक कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसी पेज पे है, हम लोग कहीं पे नहीं गए, लॉगिन भी नहीं हुआ। पर अगर सही क्रेडेंशियल देंगे तो फिर क्या होता है, चेक करते। तो अभी यूजर मिल जाएगा। ये कंडीशन कैसा बनेगा अभी, ट्रू, क्योंकि यूजर है हमारे पास, इफ यूजर मतलब यूजर तो है। तो फिर लॉगिन करेंगे और कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे, डिस्प्ले पे। पर अगर यूजर नहीं मिला, ये अगर फॉल्स होगा तो वही पेज रेंडर होगा फिर से, कोई लॉगिन नहीं होने वाला। पर अभी तो यूजर है तो लॉगिन होगा और रिडायरेक्ट करेगा। चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो लॉगिन हो गया, रिडायरेक्ट भी हो गया। क्लियर ही है? तो अब लॉग आउट का कोड देखते हैं, लॉग आउट कैसे करेंगे, लॉगिन तो हो गया।
लॉग आउट कैसे करेंगे? तो लॉग आउट के लिए भी हम लोग कोड लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है लॉग आउट का कोड। ठीक है, सिर्फ आपको लॉग आउट नाम के फंक्शन को कॉल करना है, हो गया आपका लॉग आउट। तो उसके लिए व्यू बनाएंगे हम लोग, लॉग आउट अंडरस्कोर व्यू, इसमें पास करेंगे। इसमें क्या पास होगा? रिक्वेस्ट, जब उसको कॉल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? लॉग आउट नाम के फंक्शन को कॉल कर देना है। अभी ये कहाँ से मिलेगा आपको? सेम यही से जाएंगे कंप्यूटर और ये क्या करेगा? आपको लॉग आउट करके देगा। उसको कॉल कर दीजिए और उसमें सिर्फ क्या पास करना है? रिक्वेस्ट। डन, हो गया आपका। सॉरी, लॉग आउट करना है। लॉग आउट को कॉल करेंगे, उसमें रिक्वेस्ट पास करेंगे, होगा आपका लॉग आउट। और जैसे ही लॉग आउट हो जाएगा, हमें क्या करना है? रिटर्न रिडायरेक्ट। फिर से कहाँ पे जाना है? लॉगिन पे। तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट करने के लॉगिन की जो यूआरएल है वो दे देंगे। यूआरएल में हमने नेम नहीं दिया है। हाँ दिया है, तो कहाँ पे जाएंगे फिर? लॉगिन। जैसे ही लॉग आउट हो जाएगा, वैसे कहाँ पे लेके जाएंगे यूजर को? फिर से लॉगिन। चेक करते हैं अभी लॉग आउट की यूआरएल डाल के। पहले तो लॉग आउट के लिए यूआरएल बना लेते हैं हम लोग। ये यूआरएल जैसे ही मैच होंगे, वैसे लॉग आउट वाले व्यू को कॉल जाएगा और वो लॉग आउट करके आपको रिडायरेक्ट कहाँ पे करेगा? लॉगिन पे। इसका नेम भी रखते हैं हम लोग। हमने उसको अभी नेविगेशन बार में ऐड नहीं किया है, तो हम लोग को अभी डायरेक्टली यूआरएल डालने पड़ेंगे उसके यहाँ पे ना। यहाँ पे हम लोग अभी डायरेक्टली क्या करेंगे? लॉग आउट की यूआरएल डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे हम लोग ये यूआरएल डालेंगे तो क्या होगा? लॉग आउट वाले व्यू को कॉल चला जाएगा, है ना? इसको कॉल चला जाएगा, यूआरएल मैच होंगे तो ये क्या करेगा? लॉग आउट करेगा और रिडायरेक्ट कहाँ पे करेगा आपको? लॉगिन पे। चेक करते हैं। एंटर करूंगा मैं यहाँ पे, तो लॉग आउट हो गया, आपको लॉगिन पे लेकर गया। तो अभी आप लॉग आउट हो, फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको सारी सर्विसेज का एक्सेस मिल रहा है। तो फिर किस काम का लॉग आउट? ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे सारे यूआरएल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, साइन अप लॉग इन लॉग आउट के, ताकि नेविगेशन इजी हो जाए। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया है, पर फिर भी वो किसी काम का नहीं है ऑथेंटिकेशन। क्यों? क्योंकि हमारे सारे सर्विसेज तो यूज हो रहे हैं, लॉग आउट करने के बाद में भी यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे साइन अप लॉग इन और लॉग आउट की यूआरएल ऐड कर लेते हैं। कहाँ पे? नेविगेशन बार में। ठीक है, तो यहाँ पे बेस को ओपन करेंगे फिर से। और जैसे ही इसकी एम्प्लॉय की यूआरएल है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? साइन अप की यूआरएल रखूंगा यहाँ पे। लॉग इन और लॉग आउट के भी रख देते हैं। ये हम क्या दे रहे हैं? यूआरएल का नाम, है ना? लॉग इन और फिर लॉग आउट, ताकि हमें बार बार यूआरएल डालने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्टली नेविगेशन बार का यूज कर पाए। ये लोड करेंगे, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यूजर लॉग आउट तो है ऑलरेडी, पर फिर भी सर्विसेज यूज करते आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको हमने चेक ही नहीं किया कि यूजर लॉग इन है लॉग आउट है। ठीक है, तो सर्विस यूज करने से पहले हर बार हम लोग को क्या चेक करना है? कि यूजर लॉग इन है या नहीं है। वो चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? हर सर्विस के, मतलब हर व्यू के ऊपर, ठीक है, हर व्यू के ऊपर आपको क्या करना है? ऑथर में नहीं, अभी एम्प्लॉय ऐप में फिर से जाएंगे, हमारे जो व्यूज है ना, हर व्यू के ऊपर आपको जिसको भी रेस्ट्रिक्ट करना है उसके ऊपर आपको एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। जो डेकोरेटर क्या चेक करेगा? इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने देगा आपको, पहले वो चेक करेगा कि क्या आप लॉगिन हो क्या, और अगर हो तो फिर ही एक्सेस देगा। तो कैसे करना है उसको, तो वो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, फिर से वही जैंगो डॉट कॉन्ट्री डॉट auth, उसी में सारी चीजें है। और डेकोरेटर्स, इसमें से एक डेकोरेटर इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम होगा लॉगिन रिक्वायर्ड। तो ये लॉगिन रिक्वायर्ड नाम का डेकोरेटर हर व्यू पे अप्लाई कर देना है। रिक्वायर्ड, अभी इसमें क्या पास करेंगे? लॉगिन की यूआरएल, या लॉगिन यूआरएल इक्वल्स टू, उसका नाम अगर होगा दिया हुआ तो वो नाम पास कर लीजिए, जो कि क्या है? लॉगिन। सेम डेकोरेटर आपको कहाँ पे अप्लाई करना है? हर व्यू पे। हर व्यू मतलब कौन से व्यू पे? ये एम्प्लॉय वाले व्यू पे। नहीं तो साइन अप पे लगा दोगे, साइन अप पे लगा दोगे तो लॉगिन किए बिना साइन अप भी नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? साइन अप लॉगिन लॉग आउट पे नहीं लगाने, सिर्फ ये एम्प्लॉय वाले व्यूज पे लगाने, क्योंकि उन्हीं को रेस्ट्रिक्ट करना है। और ये इसका मतलब क्या होता है? कि पहले ये डेकोरेटर क्या करेगा? चेक करेगा कि क्या यूजर लॉगिन है क्या। तो है तो फिर वो उसका एक्सेस दे देगा इसका। पर अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो इन यूआरएस पे वो आपको रिडायरेक्ट करेगा।
क्या होगा यहाँ पे, पहले ये चेक करेगा कि क्या भाई लॉगिन है क्या, है तो फिर डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा। पर अगर लॉगिन नहीं है तो इस वाले यूआरएल पे वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। क्लियर है? तो अभी चेक करते हैं। ठीक है, मैंने अभी सेव कर लिया सारा कोड। अभी मैं क्या करूँ, लॉगिन पे फिर से जा रहा हूँ। अभी लॉग आउट करो, कोई लॉगिन नहीं है, अभी लॉग आउट कर लिया हमने। अभी ऐड एम्प्लॉय पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो लॉगिन होगा, मैं अभी नहीं। तो क्या होता है देखिए, कुछ हुआ क्या आपको, फिर से वो क्या पे लेके गया लॉगिन पे। एम्प्लॉय पे जाता हूँ तो फिर से लॉगिन पे, साइन अप पे जा सकता हूँ, लॉगिन पे जा सकता हूँ, पर ऐड एम्प्लॉय या एम्प्लॉय पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो व्यू रेस्ट्रिक्टेड है। उनको आप कब यूज कर सकते हो, अगर यूजर लॉग्ड इन है तभी आप उनको यूज कर सकते हो। तो अभी लॉगिन करते हैं, क्रेडेंशियल देंगे, साइन अप करेंगे, सॉरी लॉगिन करेंगे। तो अब उसको यूज कर सकते हैं क्या, सारे व्यूज को, और सारे व्यूज यूज हो रहे हैं, मतलब सारे टेम्पलेट्स आपको एक्सेस मिल रहा है सभी का, है ना, सारे व्यूज का एक्सेस मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लॉग्ड इन हो। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या किए हम लोग। तो डेकोरेटर अप्लाई किए सभी के ऊपर। जो डेकोरेटर क्या चेक करेगा, यहाँ पे देखिए सभी व्यू के ऊपर ये डेकोरेटर अप्लाई कर लिए एम्प्लॉय के, कि वो क्या चेक करेगा, क्या यूजर लॉगिन है क्या। और अगर यूजर लॉगिन है तो फिर वो एक्सेस देगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं देगा। कहाँ पे डायरेक्ट करेगा आपको, लॉगिन। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कि आपको कैसे वर्क हो रहा है। यस। इसमें लॉगिन फंक्शन क्या करता, क्या है मतलब? जब भी वो लॉगिन फंक्शन कहाँ पे है? जो लॉगिन यूजर और रिक्वेस्ट दिया था ना वो। ओके ओके, ये फंक्शन बोल रहे हो आप, डेकोरेट, मुझे लगा डेकोरेट। ठीक है, ये वाला फंक्शन पूछ रहे हो, लॉग आउट हाँ, नहीं, लॉग आउट और लॉगिन। हाँ। लॉग आउट और ये लॉगिन, ये है ना। ठीक है, हाँ। ये फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, वो एक सेशन क्रिएट करके रखते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे आपका एक सेशन क्रिएट होगा। ठीक है, सेशन क्रिएट हो गया आपका। और जैसे आप लॉग आउट करोगे, जैसे अभी मैंने लॉगिन किया ना, इसका एक सेशन क्रिएट होगा। ठीक है, और जैसे मैं लॉग आउट क्रिएट, सॉरी लॉग आउट कर लूंगा, अभी जैसे लॉग आउट किया तो लॉग आउट फंक्शन क्या करेगा, सेशन को डिस्कार्ड मतलब डिलीट कर लेगा। यहाँ पे देखिए अभी सेशन दिख रहा है कि आपको रिलोड करता हूँ मैं, चला गया। मतलब वो स्टोर करके रखेगा कि भाई आपने अभी लॉगिन करके रखा है, और उससे रिलेटेड डेटा जो है वो सेशन का डेटा वो स्टोर करके रखेगा। और जैसे आपने लॉग आउट कर लिया, सेशन खत्म, तो आप बाहर जा सकते हो। मतलब आपको फिर सर्विस का यूज करने नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सेशन खत्म हो गया। यहाँ पे सेशन रिलेटेड जो डेटा होता है ना वो स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ आईडीज क्रिएट होते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, अभी मैं फिर से अगर लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे फिर से अगर क्रेडेंशियल दूंगा मैं तो अभी लॉगिन फंक्शन क्या करेगा, आपका जो यूजर है उसके लिए एक सेशन बनाएगा। और जब तक वो सेशन चालू है तब तक आप क्या कर सकते हो, ये सारे व्यूज का एक्सेस कर सकते हो। जैसे देखिए अभी फिर से रिलोड करता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखेगा इसका सेशन का कुछ डेटा कीज वगैरह यहाँ पे मिलेगा। और कोई एक्सपायर कब तक होगा ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कि कब तक ये सेशन चलेगा, उसका एक्सपायरी भी होगा मतलब है। तो ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे जाइंगो डॉट सेशन वाले टेबल में, है ना। और जैसे ही आप लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट फंक्शन क्या करेगा, सेशन को डिलीट कर देगा। मतलब आपका खत्म हो गया अभी सेशन, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ डेटा ही है, तो जैसे आप किसी सर्विस को यूज करने जाओगे तो जो रिक्वायर्ड लॉगिन रिक्वायर्ड नाम का फंक्शन है वो चेक करेगा कि भाई आपका सेशन है क्या यहाँ पे, है क्या, नहीं है, तो फिर आप लॉगिन हो गया फिर। पर अगर आपका सेशन यहाँ पे होगा फिर आप लॉगिन। क्लियर है क्या ये, यस। सभी को क्लियर है ये? सेशंस मतलब क्या होता है कि जब भी आप लॉग इन करोगे और लॉग आउट करोगे, इसके बीच का जो टाइमिंग है, उसके बीच का उसका जो भी यूसेज है, ठीक है, सर्विसेज का, तो उसके लिए एक क्या होगा, एक सेशन क्रिएट होगा, उससे रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। और जब तक वो डेटा यहाँ पे है तब तक आप लॉग्ड इन हो। जैसे वो यहाँ से निकल गया, जैसे आपने वो लॉग आउट करके यहाँ से डेटा डिलीट कर लिया, वैसे फिर आपको एक्सेस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर है ये। लॉगिन और लॉगआउट क्या कर रहा है आपके लिए, तो एक सेशन बना रहा है और उसको डेटाबेस में सेशंस को स्टोर करके रख रहा है। और लॉगआउट क्या कर रहा है, फिर उस सेशन को निकाल रहा है फिर डेटाबेस में से। तो फिर से अगर आप सर्विस को यूज करने आए, फिर से एम्प्लॉय को ऐड करना है, फिर से एम्प्लॉय को देखना है, तो ये लॉगिन रिक्वायर्ड जो है ये क्या चेक करेगा फिर, क्या आपका सेशन है क्या बैकग्राउंड में। पर अगर सेशन है ही नहीं तो फिर आपको एक्सेस देगा क्या वो,
नहीं देगा, आपको भेज देगा फिर से लॉगिन के ऊपर। क्लियर ये है? वैसे तो आपको इंटरनली कैसे वर्क करता है वो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर जानना है तो आप वैसे उसको समझ के ले सकते हो कि क्या हो रहा है लॉगिन के टाइम पे। सेशन का डेटा स्टोर हो रहा है, और लॉगिन रिक्वायर्ड क्या कर रहा है हर बारी, उसी सेशन को चेक कर रहा है कि क्या वो एक्सपायर्ड है क्या, या फिर वो ऐसा कोई सेशन है ही नहीं क्या। पर अगर है और एक्सपायर्ड भी नहीं है तो फिर आपको एक्सेस देगा। पर अगर ऐसा सेशन है ही नहीं या फिर एक्सपायर्ड है तो फिर आपको भेज देगा बाहर, है ना, सर्विस को यूज करने देगा क्या, नहीं, फिर से लॉगिन के ऊपर भेज देगा। तो अभी क्लियर है लॉगिन और लॉगआउट क्या कर रहे हैं दोनों फंक्शंस। तो यस सर। ठीक है। सेशन। ठीक है, सेशंस क्या होता है, आपका जो लॉगिन रिलेटेड जो डेटा होता है वो बैकग्राउंड में आपका डेटाबेस में स्टोर होता है। सेशंस कहाँ पे स्टोर होते हैं, डेटाबेस में। ठीक है, और वो हर बार वो चेक करेगा क्या वो डेटा डेटाबेस में है क्या, और अगर है तो एक्सेस देगा, और लॉग आउट क्या करेगा, उस डेटा को निकाल देगा। तो फिर एक बार डेटा निकल गया तो फिर से तो उसको मिलेगा नहीं, तो फिर से एक्सेस मिलेगा तो फिर नहीं, उसको एक्सेस फिर से चाहिए तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से नया सेशन बनाना पड़ेगा। तो मतलब फिर से नए से लॉगिन करना पड़ेगा। क्लियर ये है? किसी को डाउट है इसमें सेशंस में, या फिर लॉगिन लॉग आउट क्या कर रहा है उसमें तो। यस। ठीक है, अभी वेबसाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे साइन अप लॉगिन लॉग आउट तो दिख रहा है। तो जब आप लॉग इन करोगे तो आपको क्या देखना है, सिर्फ लॉग आउट। ठीक है, जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ अभी, लॉग इन कर लिया मैंने, है ना, तो फिर भी मुझे ये साइन अप और लॉग इन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दिखाई देना चाहिए था क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ लॉग आउट दिखना चाहिए ना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तभी तो मैंने लॉग इन किया है ना। और लॉग इन फिर से करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। अगर मुझे करना है तो मैं लॉग आउट करूंगा, तो ये दोनों दिखने ही नहीं चाहिए थे, सिर्फ लॉग आउट दिखना चाहिए था। और जब मैं लॉग आउट करूंगा तब सिर्फ साइन अप और साइन इन देखना चाहिए, लॉग आउट की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी लॉग्ड आउट हूं मैं। तो ये चीजें आपको कैसे दिखानी है, मतलब कब लॉग इन दिखेगा कब लॉग आउट दिखेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे इफ एल्स लिखे। तो कैसे लिखती इफ एल्स, यहाँ पे हमने देखा था, पर यहाँ पे कैसे लिखना है बेस में, तो वो थोड़ा हम लोग आज सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि साइन अप और लॉगिन ये कब दिखाना है, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, मतलब लॉग्ड इन नहीं होगा, तो वो कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज इफ। यहाँ पे आपको यूजर डिलीवरी मिल जाएगा। यूजर कैसे मिलेगा आपको, यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट है वहां पे, इसका अगर आप यूज करते हो ना, पहले तो मैं आपको यूजर दिखा दूं कैसे। इसको मैं क्या करूँ, करूँ किसी लिंक, इसका एचरेफ निकाल देते, कोई एचरेफ नहीं है इसके लिए, तो सिर्फ मैं आपको यूजर दिखा रहा हूँ। तो यूजर कैसे दिखाना है, डबल करली ब्रेसेस में आप यूजर लिखे। ये कॉन्टेक्स्ट में से भेजने की जरूरत नहीं है आपको, ये डेटा जो है वो आपको यूनिवर्सली सभी टेम्पलेट्स में अवेलेबल है। तो इससे क्या मिलेगा आपको, जो भी यूजर लॉग इन होगा वो यूजर। तो चेक करते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यूजर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एनोनिमस यूजर, क्योंकि लॉग्ड इन है क्या यूजर अभी, नहीं। तो अगर लॉग इन करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या दिखेगा, एक्चुअल यूजर। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूजर वन। तो अभी एनोनिमस यूजर दिखाना है क्या आपको, नहीं, आपको सिर्फ अगर यूजर होगा तो यूजर दिखाना है, और ये लॉग आउट दिखाना है। और यूजर नहीं होगा मतलब लॉगिन नहीं होगा तो सिर्फ साइन अप और लॉग। चेक कीजिए यहाँ पे कैसे दिखाना है, तो देखिए एक कंडीशन रखेंगे, इफ यूजर, उसको चेक करना कि यूजर को अगर चेक करना कि यूजर एनोनिमस है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए एक मेथड होता है इज ऑथेंटिकेटेड। एक्चुअली पैरामीटर मतलब ये इसको कॉल करेगा या फिर इसको एक्सेस करके आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा, इज ऑथेंटिकेटेड। यूजर ऑब्जेक्ट जो है उसका एक पैरामीटर ये इज ऑथेंटिकेटेड, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू है, ये ट्रू कब होगा, जब यूजर होगा तभी, और जब एनोनिमस यूजर होगा तभी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, मतलब आपने लॉगिन किया ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा इंडेंट कर लेते हैं समझने के लिए, कि अगर यूजर होगा तो ये क्या मिलेगा आपको, ट्रू, और तब आपको क्या दिखाना है, तब आपको दिखाना है यूजर का नाम और लॉग आउट। पर अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है तो मैं यहाँ पे उसके लिए एल्स ब्लॉक लिखता हूँ कि भाई फिर क्या दिखाओ आप, साइन अप और लॉग इन सिर्फ। तब यूजर भी नहीं दिखाना है और लॉग आउट भी नहीं दिखाना है, तब क्या दिखाना है, सिर्फ साइन अप और लॉग आउट।
ये क्या चेक करेगा, यूजर सही से मतलब लॉगिन है क्या, ऑथेंटिकेटेड है क्या। अगर है तो यूजर का नाम दिखाएगा और लॉग आउट का बटन दिखाएगा। पर अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है, मतलब कि कौन है वो, एनोनिमस यूजर है, उसने लॉगिन नहीं किया आपने, तो फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लॉगिन। तब लॉग आउट या यूजर का नाम नहीं दिखाएगा, जैसे अभी दिखा रहा था एनोनिमस यूजर, वैसे दिखाया गया नहीं। चेक कीजिए अभी, ये सिर्फ कंडीशन है, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या दिखना है उसके लिए हमने लिखा है। तो अभी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, तो अभी सिर्फ क्या दिख रहा है, साइन अप और लॉग इन, क्योंकि कंडीशन ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, यूजर ऑथेंटिकेटेड है क्या, वो एनोनिमस यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा क्या, नहीं। एनोनिमस का मतलब कि वो यूजर है ही नहीं, ठीक है, अभी आपने लॉग इन किया ही नहीं, तो फिर आपको ये वाला कोड दिख रहा है, साइन अप और लॉग इन। पर जैसे ही मैं क्या करता हूँ, क्रेडेंशियल डालूंगा, लॉग इन करूंगा, तब साइन अप और लॉग इन नहीं दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, यूजर और लॉग आउट। तो क्यों, क्योंकि ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है इफ के अंदर का, और आपको यूजर और लॉग आउट। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछे मुझे, कैसे वर्क हो रहा है। तो ये बात कोड देखिए एक बार फिर से। यूजर। यस, तो यूजर को वहां पे कॉन्टेक्ट से पास नहीं किया था ना, तो यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस से एक्सेस कैसे ये दिखा है? यूनिवर्सल है, तो खुद से उसको पास करने की कहीं से जरूरत नहीं, यूनिवर्सल है। आपको किसी भी टेम्पलेट में उसको, अगर यूजर को, करंट यूजर को एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली यूजर लेके उसका एक्सेस कर सकते हो। आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ना यूजर, ये पास करने की, कॉन्टेक्स्ट में से पास करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में आएगा, आपको उसको डायरेक्टली यूज करके आएगा। आपको खुद से उसको फेच करने की या पास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्लियर है आपको, बाकी का कोड। यस, किसी को डाउट है तो पूछे इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है इसमें। ये क्या चेक करेगा, यूजर ऑथेंटिकेटेड है क्या। अगर है तो फिर यूजर को दिखाएगा और लॉग आउट का बटन दिखाएगा आपको, मतलब वो लॉग आउट करने के लिए एक लिंक है। पर अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, मतलब उसने अभी तक लॉग इन किया है क्या, नहीं किया है, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, फिर आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये आपको साइन अप और लॉग इन दिखेगा। कि अब वो बोल रहा है आपको कि अगर यूजर अकाउंट नहीं होगा तो अकाउंट बनाइए, और होगा तो लॉग इन कीजिए। क्लियर है, तो उसके लिए हमें ऐसा इफ एल्स कंडीशन रखे है। ठीक है, तो अभी हमारा सारा कोड वर्किंग है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन भी साथ साथ हो रहा है, और ऑथेंटिकेशन के साथ साथ आपकी सारी जो भी ऐड एम्प्लॉय या फिर अपडेट डिलीट वाला सारा कोड भी सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें। यस, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा एडमिन पैनल करके, वो हमारा बाकी है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। फिर किसी को डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, वो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट में आपने नहीं किया तो भी चलेगा, वो अलग से टॉपिक है। पर अभी नया प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसी वाले प्रोजेक्ट में वो एडमिन पैनल दिखा दूंगा। एडमिन पैनल किसके लिए होता है, यूजर के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सिर्फ स्टाफ्स के लिए होता है। मतलब जिसका वेबसाइट होगा ना, जो एडमिन होगा वेबसाइट का, जो होस्ट होगा, उसके लिए। नॉर्मल यूजर के लिए होगा क्या वो, नहीं। तो आपने हर बारी जब आप प्रोजेक्ट बेस यूआरएल यहाँ पे देख रहे हो ना, तो आपको ये वाला यूआरएल दिख रहा है, ये पहला वाला, तो उसको डालकर देखते हैं कि क्या आ रहा है आपको। एक बार मैं फिर से सर्वर स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट बेस में, उसके सामने तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली 8000 के बाद में मैं क्या लिखता हूँ, एडमिन। तो ऐसा डालेंगे तो क्या होगा, आपको लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। तो ये किसके लिए है, यहाँ पे पढ़िए क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए होगा, वेबसाइट का जो होस्ट होगा, कौन होगा, वेबसाइट का होस्ट होगा, या फिर वेबसाइट का क्या होगा, एडमिन होगा, उसका मालिक होगा, या फिर उसके स्टाफ मेंबर होंगे, उनके लिए होगा। नॉर्मल यूजर के लिए होगा कि ये नहीं। तो अगर मैं नॉर्मल यूजर के क्रेडेंशियल डालूंगा भी यहाँ पे तो नहीं होगा। मैं एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए यूजर 1, एड 1 4 बार डालते हैं, लॉगिन करते हैं।
तो नहीं हो रहा है, क्या बोला है, प्लीज एंटर द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर स्टाफ अकाउंट, क्या बोला है मुझे कि भाई स्टाफ का अकाउंट अगर होगा तभी आप उसको लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज यूजर तो बराबर है ना मेरा, तो फिर भी लॉगिन नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर में, यूजर है ना, तो यहाँ पे एक फील्ड आपको दिखेगा, ये ईच सुपर यूजर, या फिर अगर आप और एक फील्ड यूजर, सुपर यूजर का मतलब होता है स्टाफ, ये स्टाफ, तो ये स्टाफ है क्या, ये बंदा यूजर वन नहीं है, तो स्टाफ के अकाउंट ऐसे डायरेक्टली नहीं बनते, स्टाफ के अकाउंट कैसे बनाएंगे हम, तो वो देखते हैं, ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ये अलग से टॉपिक है। तो एडमिन पैनल कैसे क्रिएट करना है वो, और वो किसके लिए होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ किसके लिए होगा, नॉर्मल यूजर्स के लिए होगा क्या वो, जो स्टाफ मेंबर होंगे, जैसे कि ये स्टाफ मेंबर है क्या, ये स्टाफ क्या है उसका जीरो, मतलब फॉल्स, ये स्टाफ मेंबर नहीं ये बंदा, तो स्टाफ कैसे क्रिएट करना है, स्टाफ का अकाउंट, एडमिन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए कमांड होता है यहाँ पे, वो डालना है पी वाई मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा आपका सुपर यूजर या फिर स्टाफ अकाउंट, कैसे बनाना है वो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका पासवर्ड और यूजर नेम क्या है, तो मैं पहले यूजर नेम देता हूँ, यूजर नेम सिंपल सा रखते हैं एडमिन, ईमेल आईडी दिया तो भी ठीक है, नहीं भी दिया तो भी चलेगा, डॉट समथिंग डॉट कॉम कर लेते हैं, ठीक है, ये रैंडमली दिया तो भी चलेगा, नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड सही दे दीजिए। अभी यहाँ पे अगर आप पासवर्ड दोगे तो पासवर्ड नहीं दिखेगा, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पासवर्ड दिखेगा नहीं, ADMIN उसका पासवर्ड मैंने एडमिन रखा है, टाइप भी किया है, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हाइड किया होता है, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ फिर से पासवर्ड पूछा है, वही पासवर्ड देना है, ADMIN एंटर करेंगे, अभी यहाँ पे यस कर देना है, और आपका सुपर यूजर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे फिर से यूजर में आके अगर मैं यहाँ पे रिलोड करके दिखाऊँ आपको, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ई सुपर यूजर वन, ई स्टाफ वन, मतलब ये स्टाफ मेंबर है, उसका एक ईमेल आईडी और ये इसका यूजर और ये पासवर्ड। तो एक अकाउंट तो बना है, पर किसका अकाउंट, ये नॉर्मल यूजर का है क्या, ये नॉर्मल यूजर था यूजर वन, ये स्टाफ नहीं था, सुपर यूजर नहीं था भाई, ये कौन सा यूजर है, ये स्टाफ मेंबर है, ये होस्ट है वेबसाइट का, उसका अकाउंट ही है। तो कैसे बनाना है, जैसे एक बार पी वाई मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, फिर उसका यूजर नेम दीजिए, फिर ईमेल आईडी देना है तो दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली एंटर प्रेस कर लीजिए, नहीं दिया तो भी चलेगा। पासवर्ड यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, आपको पर टाइप करना है सही से, फिर से दोबारा पासवर्ड पूछेगा, एंटर कीजिए, दोबारा पासवर्ड पूछेगा, वही पासवर्ड फिर से टाइप कीजिए, वो भी नहीं दिखेगा, पर टाइप होगा वो इंटरनली, है ना, और फिर यहाँ पे यस के लिए वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है? और आपका सुपर यूजर हो गया क्रिएट। अभी फिर से क्या करेंगे, सर्वर स्टार्ट करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उस सुपर यूजर के अकाउंट को यूज करूंगा, सर्वर स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, उसके क्रेडेंशियल दूंगा, सुपर यूजर के, नॉर्मल यूजर के नहीं देने हैं, उसका पासवर्ड क्या रखे मैंने एडमिन वो दूंगा, और अगर लॉगिन करते हैं तो आपको उसका जो डैशबोर्ड होगा वो दिखेगा, किसका, एडमिन जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने यूजर्स को देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये सारे यूजर दिखेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए आपको यूजर दिखेंगे, या फिर आप बाकी की जो है ना, बाकी की चीजें जैसे कि यहाँ पे मुझे अगर मेरे जो मॉडल्स है उनको अगर रजिस्टर करना है तो वो भी कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉय ऐप पे जाएगी, एम्प्लॉय ऐप में कौन सा मॉडल है ये, तो इसका पूरा कर्ड एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे उसको जैसे यूजर्स को दिख रहा है ना, यहाँ पे यूजर्स का सारा डेटा दिख रहा है, उसको अपडेट डिलीट कर सकता हूँ मैं, तो वैसे अगर मुझे एम्प्लॉय का करना है, पर कौन कर सके ये सारी चीजें, सिर्फ होस्ट, वेबसाइट का एडमिन, तो यहाँ पे दिख रहा है एडमिन डॉट पी वाई, ये किस लिए होता है, एडमिन पे ये सारे मॉडल्स रजिस्टर करने के लिए, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे आपका मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा, मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय, तो एडमिन डॉट पी वाई में ये सारा कोड चल रहा है हमारा, एम्प्लॉय को इंपोर्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे एडमिन साइड पे उस एम्प्लॉय को रजिस्टर कर लिए, सेव करता हूँ मैं कोड, रिलोड हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं रिलोड करूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय ऐप का एम्प्लॉय नाम का मॉडल भी दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको डेटा भी दिखाई देगा,
और ये ऑब्जेक्ट जो है उसका भी अगर आपको डेटा दिखना है तो उसके लिए एडमिन पैनल पे आपको पूरा क्लास बनाना पड़ेगा। वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास कैसे बनाना है उसको। तो उसके लिए पहले तो क्लास बनाएंगे, क्लास एम्प्लॉय एडमिन। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर इंपोर्ट किया ना एडमिन, उसमें से इंपोर्ट करना है यहाँ पे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। ठीक है, और उसमें आपको कितने फील्ड्स देखने हैं, तो जो फील्ड्स मॉडल में है ना वो सारे फील्ड्स आपको देखने हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी डीओबी जेंडर, तो वो सारे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो कैसे लिखेंगे, लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले नाम का एक लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें सारे फील्ड्स दे देंगे। क्या क्या है, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर डीओबी, सिटी और gender। जितने फील्ड्स आपको वहां पे देखने हैं, क्योंकि अभी क्या दिख रहा है, अगर आप डायरेक्टली रजिस्टर करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेंगे, उनको आप अपडेट डिलीट कर सकते हो, डेटा देख भी सकते हो उसका। पर यहाँ पे इसका सही तरीका क्या है कि आप एक क्लास बनाओ, उसको इनहेरिट किससे करो, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से, और उसमें लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले नाम का वेरिएबल रखो, वो क्या होगा, एक लिस्ट, और उसमें कितने फील्ड्स दे दो, ये सारे के सारे। ठीक है, मॉडल में जितने हैं उतने, और उसको एक डेकोरेटर लगा दो, एडमिन डॉट रजिस्टर, और उसमें आपका मॉडल क्लास लिख दो एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के लिए मॉडल यहाँ पे मतलब वो रजिस्टर तो होगा, और यहाँ पे वो सारे फील्ड्स भी दिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, तो रजिस्टर भी होगा और ये सारे फील्ड्स भी आपको सही से दिखेंगे। एक बार फिर से चेक करके रिलोड करता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे यूजर्स के साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉय भी दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ किससे रिलेटेड है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। और ये एम्प्लॉय ऐप का, एम्प्लॉय नाम का एक मॉडल था, उसको हमने रजिस्टर कर लिया। इसको क्लिक करूंगा मैं, तो आप देख सकते हो आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है। हम लोग आईडी भी देखते हैं यहाँ पे, जो बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी की है ना वो भी लिखे, क्योंकि वो भी उसका कॉलम है, रिलोड करूंगा। ठीक है, वो भी दिख रहा है अभी। तो सारा डेटा उसका दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय ऐड करना है तो कर सकते हैं, करके दिखाता हूँ मैं आपको। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे भी क्लिक किया तो भी चलेगा। एम्प्लॉय को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, उसका कुछ फर्स्ट नेम देंगे, यहाँ पे मैं सिंपल सा दे रहा हूँ कुछ, तो बस सिलेक्ट करिए सब कुछ। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय ये वाला ऐड हो। अगर अपडेट करना है कुछ तो इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आईडी के ऊपर। ठीक है, आपको ये सारा डेटा फिल करके आएगा। ठीक है, इसमें से कुछ अपडेट करना है, इसके लास्ट नेम के रखा था, इसको मैं के कुछ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो गया अपडेट। ठीक है, डिलीट करना है तो फिर से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इधर ही आपको डिलीट का बटन दिख रहा है, डिलीट पे क्लिक करेंगे। यस आई एम श्योर, नहीं करना है तो नो टेक बैक, और अदरवाइज यस आई एम श्योर, डिलीट हो। तो ये सारी चीज यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये करंट ऑपरेशन बनाया क्यों हम, अगर ये सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं तो फिर ये इतना सारा कोड इसमें जो लिखा है व्यूज में, तो ये क्यों लिखा। अगर ये 2-3 लाइन में हो रहा है आपका एडमिन पैनल पे ये सारी चीजें करके 3 लाइन में, तो फिर ये इतना सारा कोड क्यों लिखा है। वो एडमिन का एक्सेस तो सुपर यूजर को ही है ना, ऐसा स्टाफ। हाँ, क्योंकि एडमिन का एक्सेस नॉर्मल यूजर को है क्या, नॉर्मल यूजर ये सारी चीजें कर सकता है क्या, ये किसके लिए है फिर, ये जो भी आपको ये पूरा का पूरा जो साइट दिख रहा है, ये सिर्फ जाएंगो के एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, एडमिन के लिए या फिर होस्ट के लिए है। ये नॉर्मल यूजर नहीं देख सकता, उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। क्लियर है कि ये सारी चीजें। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ CRUD ऑपरेशन करवाने हैं मतलब होस्ट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक admin डॉट py नाम का फाइल आएगा, है ना, हर एक एप्लीकेशन में होता है वो। यहाँ पे जाना है, आपका मॉडल क्लास इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे उसी नाम से एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय एडमिन, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट एडमिन, ऐसा करके क्लास क्रिएट करना है। उसको इनहेरिट किससे करना है, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से, और उसको एक एडमिन डॉट रजिस्टर नाम का एक डेकोरेटर लगा देना, उसके अंदर मॉडल प्रोवाइड कीजिए, और यहाँ पे आपको क्या देना है, उसमें सारे जो फील्ड्स होंगे वो लिस्ट एंड उसको डिस्प्ले में प्रोवाइड कर लीजिए, और हो गया। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप जाओगे, एडमिन जो भी है यूआर, यहाँ पे क्या करोगे, पहले एडमिन की यूआरएल डालोगे। तो अभी लॉगिन है इसलिए कुछ इशू नहीं है, अभी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लॉग आउट भी कर सकते हो। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे फिर से आप क्या आएगा, अगर आप एडमिन की यूआरएल डालोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिन की यूआरएल डालने पड़ेंगे।
कि लॉगिन जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा वो डैशबोर्ड पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड क्या चीजें हैं, यूजर्स वो दिखाई देंगी। और आपने अगर कुछ रजिस्टर किया होगा, जैसे कि हमने एम्प्लॉय ऐप में एक मॉडल रजिस्टर किया तो वो दिखाई देगा, है ना। तो उसमें ऐड करना है, अपडेट करना है कुछ, तो वो कीजिए, या फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो आपको ये सारे एम्प्लॉयज दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप उसको अपडेट वगैरह कर सकते हो, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। तो ये क्लियर है कि आपको कैसे हमने रजिस्टर किया। पर इसके लिए सबसे पहले नॉर्मल यूजर नहीं लगेगा, उसके लिए सुपर यूजर या फिर स्टाफ मेंबर क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो हमने यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा ऊपर चला गया वो। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने किया था ना, उसको यूजर नेम दिए थे, ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड दिए थे, है ना। तब वो पासवर्ड नहीं दिखता है, यहाँ पे टाइप करने से इसे, और यहाँ पे यस करना है, तो आपका सुपर यूजर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है ये। ठीक है, ये नहीं भी किया आपके करंट प्रोजेक्ट में नहीं भी किया तो भी चलेगा, अलग से भी करके देखा तो भी चलेगा। मॉडल बनाइए, ऐप बनाइए, उसमें एडमिन एडमिन पैनल बना के यूजर क्रिएट कीजिए पहले, कौन सा यूजर, सुपर यूजर, और फिर एक्सेस करने का ट्राई कीजिए, या फिर इसी प्रोजेक्ट में किया तो भी चलेगा, कोई इशू। ठीक है, तो ये एडमिन पैनल वाला चीज आपको समझ में आ रहा है क्या सब कुछ? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है इसमें एडमिन पैनल में? है तो पूछिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जांगो का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आज से, ठीक है, नया टॉपिक शुरू करना है। तो आप बताइए, आज तक आपको कुछ डाउट है, या फिर आज के सेशन में कुछ पर्टिकुलर डाउट है? आज क्या क्या देखे हम लोग? लॉग इन, फिर लॉग आउट, और फिर एडमिन पैनल का कोड देखे, है ना। तो किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। यस। ठीक है, इसका मतलब कुछ किसी को डाउट नहीं है ना। तो आप सभी के स्क्रीनशॉट वन बाय वन ले लीजिए, और एडमिन पैनल को भी ट्राई करके देखिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में किया तो भी चलेगा, या फिर अदरवाइज दूसरे प्रोजेक्ट में करके देखिए। वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे। अभी आज सबसे पहले हमने क्या किया, ऑथ ऐप के अंदर के जो भी चेंजेस किए थे ना वो स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। हाँ, और एक चेंज रह गया हमारा, साइन अप में क्या करना है, जैसे साइन अप हो जाता है तो हमने कल रिडायरेक्ट नहीं किया था, आज हम लोग क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर, कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन पर। चलो, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो इंपोर्ट है ना, वो व्यू वाला जो है ना पूरा कोड, एक बार फिर से उसका साइन अप से लेकर ये कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे चेंजेस किए थे ना वो थोड़ा हाईलाइट करता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, लॉगिन का बाद में लीजिए, पहले ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। ठीक है, अभी लॉगिन और लॉगआउट का सारा कोड यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिए। ठीक है, अभी व्यूज का तो हो गया हमारा स्क्रीनशॉट, अभी यूआरएस का ले लीजिए। कुछ नया क्या किए है, ये दो यूआरएस ऐड ऑन किए हमने। डन। ठीक है, अभी ऑथ ऐप में अलग से तो कुछ नहीं किए हैं, मॉडल्स तो नहीं बनाए। अभी ऑथ ऐप के लिए हमने क्या किया है, ये नया पेज क्रिएट किया था लॉगिन के लिए। जस्ट मिनट है, इसमें थोड़ा स्पेस हटा दो मैं, ताकि पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट एक ही में आ जाए। ठीक है, डन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक लॉगिन पेज का। डन सर। ठीक है, अभी लॉग आउट के लिए तो कोई कोड नहीं लिखा हमने, है ना। लॉग आउट के लिए डायरेक्टली सिर्फ लिंक प्रोवाइड किया है, उसका फिर देख लेंगे। एम्प्लॉय ऐप में तो कोई चेंजेस नहीं है, पर एम्प्लॉय ऐप के जो व्यूज है ना, वहां पे थोड़े चेंजेस किए हर बारी। तो एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और सभी के ऊपर ये प्रोवाइड करके देखना है आपको, है ना। तो ये जो डेकोरेटर है नीचे के जो व्यूज है उसके ऊपर भी है, ठीक है। मैंने बस यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीनशॉट में दिया है, पर आपको नीचे जो व्यूज है ना,
उनको भी अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को अप्लाई करिए, यहाँ पे भी उसको अप्लाई करना है, अपडेट को भी और डिलीट को भी। इसका भी अगर लेना है तो ले सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो आप ऊपर के व्यूज को अप्लाई करोगे और अपडेट डिलीट को नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। अपडेट डिलीट को भी आपको क्या करने हैं, डेकोरेटर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है। ठीक है। अभी हमने क्या चेंजेस किए थे, बेस फाइल में कुछ चेंजेस किए थे ना हमने, तो वो सारा हम लोग क्या करेंगे, ये जो चेंजेस किए ना हम लोग, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हाईलाइटेड पार्ट है वो सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी तो कल हमने देखा था, आज अलग से वो जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है वो हमने अलग से किया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप की यूआरएल्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, और वो भी कब दिखेंगे, जब ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा तो लॉग आउट और यूजर दिखेगा, और नहीं होगा एनोनिमस ही होगा तो फिर वो साइन अप और लॉग इन दिखेगा, है ना। ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट में आपको एक एडमिन पैनल का एक दे देता हूँ, ताकि आप वो एडमिन पैनल का भी करके देख सको। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एडमिन का, admin.py का। ठीक है, और ये जो हमने टर्मिनल पे किया था ना, इसका भी एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये सारा लिख दीजिए, और जहाँ पे पासवर्ड दिखाई दे रहा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप टाइप करोगे आपको दिखेगा नहीं, तो सही से टाइप करना है। ठीक है, एक एक सही से बटन टाइप करना है। पासवर्ड होने के बाद में जब आप एंटर करोगे ना, तो पासवर्ड अगेन करके आएगा, तो फिर से वही वाला पासवर्ड एक एक बटन सही से टाइप करना है। और फिर जब आप एंटर करोगे कुछ इश्यू नहीं है, तो फिर आपको वो यस पे टाइप करना है। अगर आपको पासवर्ड ज्यादा मतलब ऐसा क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिक्योर नहीं है ना, तो फिर आपको एरर दिखाएगा कि भाई सिमिलर पासवर्ड है या फिर ऐसा कुछ। पर आपको उससे कोई इश्यू नहीं है, आप बाईपास कर लीजिए उसको, तो यस कर लेना लोग। क्योंकि अभी हमारा पर्पस, मोटो क्या है, कि हमें बस यूजर क्रिएट करना है, वो डायरेक्टली हम लोग कौन सा जो कोड है ये वाला, तो ये डिप्लॉय तो नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा पासवर्ड जो है वो सिक्योर रखने की जरूरत है, आप वही वाला पासवर्ड यूज कीजिए। यहाँ पे पासवर्ड क्या होगा, एडमिन, यहाँ पे भी एडमिन। अदरवाइज आपको जो भी रखना है, यहाँ पे एबीसी रखिए, यहाँ पे एबीसी एबीसी, है ना। याद रखने के लिए क्या रखना है, यूजर नेम पासवर्ड सेम रखना है, ताकि याद रहे वो। हम्म? और उसी का यूज कहाँ पे करना है, एडमिन पैनल में। उसके लिए यूआरएस कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे यूआरएस खुद से बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। यूआरएस कहाँ से मिलेंगे, ये वाले। क्लियर है, एडमिन स्लैश करोगे तो वो एडमिन पैनल पे चला जाएगा। ठीक है, और किसी को डाउट है इसमें तो पूछे मुझे। आज तक जो हमने जाएंगे भी देखा है, उसमें किसी को डाउट है क्या, या आज के सेशन में पर्टिकुलर किसी को डाउट है क्या, लॉग इन लॉग आउट में। हम्म? कि ये जो टेबल का जो है ना, वो सारा आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है आपके ऑथर यूजर में, यूजर्स। और जैसे आपने वो पूछा था लॉग इन और लॉग आउट का, तो आपको ये वाला भी याद रखना है, सेशंस वाला, हाँ। तो उसमें क्या होगा फिर, आपका लॉग इन रिलेटेड जो सेशन रिलेटेड जो डेटा होगा, और ये कब होगा सेशन, जब कब क्रिएट होगा, लॉग इन करोगे तब सेशन क्रिएट होगा, लॉग आउट करोगे तब सेशन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ड्रॉप है, डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और अगर सेशन है तो आप लॉग इन हो, सेशन नहीं है तो फिर आप ऑथोराइज यूजर हो ही नहीं, क्योंकि आपका सेशन वहां पे है ही नहीं, है। ठीक है, और ये आपके जो बनाए हुए मॉडल्स होंगे उनका डेटा, जैसे कि एम्प्लॉय का दिख रहा है यहाँ पे कुछ डेटा, है। और ये बाकी जो टेबल्स है वो जांगो आपको बना के दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो जैंगो का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है, आपका प्रोजेक्ट विथ ऑथेंटिकेशन खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, और डिप्लॉय का जो कोड है, ठीक है, तो डिप्लॉय करने के लिए थोड़ा मतलब आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो हम लोग सेशन में नहीं देखेंगे, थ्योरी सेशन में। वो आपको प्रैक्टिकल सेशन में डिप्लॉय करने का मुझसे पूछना है। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन में हम करवा के लेंगे सभी का। ठीक है, तो उसका एक अलग से हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। आपको अगर वो करना है, खुद का कोड डिप्लॉय करना है वैसे, तो पहले प्रोजेक्ट बनाइए पूरा, और बनाने के बाद में मुझे बताइए, हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे। कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, पाइथन वेयर नाम का एक वेबसाइट है, पाइथन एनीवेयर नाम का, तो वहाँ पे उसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, पर उसका एक अलग से सेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा बहुत हमें। हर एक का अलग अलग हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में डिप्लॉय करेंगे। ठीक है,
पहले आप सभी लोग प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाने के बाद में मुझे बताइए, फिर हम डिप्लॉय वाला प्रैक्टिकल सेशन ले लेंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? यस। यस सर।